जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत। सीमा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करने वाले भुवन अग्रवाल जी किसी नाम पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपनी विशिष्ट समाज सेवा तथा राजनीति में महत्वपूर्ण संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी के लिए ये विशेष तौर पर जाने जाते हैं। सीमांचल न्यूज को दिए गए विशेष संपादकीय साक्षात्कार में भुवन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में कोई मतभेद नहीं है, सभी एकजुट है। देखिए सीमांचल न्यूज पर विशेष साक्षात्कार। या फिर राजनीति की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। ये शख्स कोई और नहीं, देखते ही आप इन्हें पहचान जाएंगे। भुवन अग्रवाल कांग्रेस के जिला का महासचिव बनाया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं अपने एनर्जेटिक और युवा श्री सुनील यादव जी को। धन्यवाद है हमारे राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर साहब को। आगामी लोकसभा उम्मीदवारी को लेकर तरह तरह की बातें होती हैं। आपकी पार्टी में इन दिनों ये देखा जा रहा है कि कोई लोग तौकीर आलम जी की बात कर रहे हैं, तो कोई तारिक अनवर साहब की बात कर रहे हैं, तो कोई ये भी कह रहे हैं कि जो कि दुलाल बाबू भी अब आप ही के घटक दल के हैं, जो लीडिंग कैंडिडेट हैं, विजेता रहे। तो आपके हिसाब से आपका क्या कहना है, खासकर आगामी लोकसभा क्षेत्र में एंड इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को लेकर? देखिए, पहले तो हम आपको जवाब दे देते हैं सिलसिलेवार। जी, तौकीर आलम साहब हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय सचिव। तारिक साहब पूर्व से 5 बार सांसद रह चुके हैं, हम लोगों के सब अभिभावक हैं, प्रबल उम्मीदवार हैं। पार्टी आला कमान तय करता है कि उम्मीदवार कौन होगा। ये ना तारिक साहब तय करेंगे, ना तौकीर साहब तय करेंगे, ना हम और आप यहाँ बैठ के तय करेंगे। ये इंडिया कोर कमेटी तय करेगी कि उम्मीदवार कौन होगा कटिहार में? इंडिया कोर कमेटी पूरे भारत में भी इंडिया गठबंधन बना, महागठबंधन बन रहा है। ये कुंभा बहुत तेजी के साथ बन रहा है या बन चुका है? बन गया है, इसका विस्तार हो रहा है जी, बहुत तेजी से। इसका कुंभा बढ़ता जा रहा है। जब ये अपना पूर्ण आकार ले लेगा तो जो शीर्ष नेतृत्व हो दिल्ली में बैठ के तय करेंगे कि कहाँ कौन उम्मीदवार लड़ेंगे, कहाँ गठबंधन के कौन उम्मीदवार लड़ेंगे। दुलाल जी हमारे अभी वर्तमान में सांसद हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे महागठबंधन के साथी हैं। औद्योगिक पृष्ठभूमि की अगर बात करें जी, तो पूरे देश में जी, कभी कटिहार का नाम हुआ, जी, चाहे जूट मिल की बात, जी, आटा मिल की बात, बहुत सारे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। इसके बाद बहुत सारी ऐसी भी समस्याएं जो तारिक साहब की हालांकि महत्वपूर्ण यहाँ पर देन भी है, कटिहार को उन्होंने बहुत कुछ दिया भी है। जो अभी उम्मीदवारी की बात जो लोग कयास लगा रहे हैं कि तारिक अनवर साहब प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं, तो एक जो चेंबर ऑफ कॉमर्स में आपकी एक केंद्रीय महत्वपूर्ण भूमिका रही है और कटिहार उद्योग विहीन नजर आ रहा है। अगर आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आपके एजेंडे में इन बातों को लेकर क्या आप क्या कहना चाहते हैं? जिस वक्त पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री बने थे, देश की कई आर्थिक नीतियों में उन्होंने ऐतिहासिक शुरुआत किया। आज जो देश इतना आगे दिखाई दे रहा है वो देन पीवी नरसिम्हा राव जी की नीतियों की है, व्यापारिक नीतियों की है, आर्थिक नीतियों की है। जिस देश का प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और शास्त्री जैसे 10 साल रहे, उन्होंने जो नींव रखा, आज जो देश हमारा इन क्षेत्रों में जो आगे जा रहा है, जो क्रांति जो पूरे भारत में आई है, ये देन कांग्रेस की है, ये देन पीवी नरसिम्हा राव जी की है, राजीव गांधी जी की है,
जो संचार क्रांति में कंप्यूटर क्रांति लेके आए पूरे भारत में, ये देन है मनमोहन सिंह। मैंने राज्य पहली बार किसी का ज्वाइन किया जी, तो वो तारिक साहब के नेतृत्व में एनसीपी पार्टी हम लोगों ने ज्वाइन की और 2014 में तारिक साहब यहाँ से फिर सांसद बने। केंद्र में उस वक्त हमारी सरकार नहीं थी। तो ये कटिहार का लगभग रहा दुर्भाग्य कि जब केंद्र में सरकार होती है तो यहाँ बिल्कुल उल्टा फैसला होता है, आप लोग ने देखा है। जी जी। और इस बार भी हमारे सांसद जी दुलाल जी है, संयोग है कि वो अब हमारे साथ हैं, तो आप देख लीजिए कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। एक महत्वपूर्ण सवाल और आपको एक बात और बता दें, जी जी, कटिहार के विकास में विकास की अगर कोई आधारशिला किसी नेता ने रखी है उसका नाम है तारिक। आप रेलवे प्लेटफॉर्म ले लीजिए, ओवर ब्रिज ले लीजिए, टीवी सेंटर ले लीजिए, ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको आप आधारशिला बोलते हैं, नींव बोल सकते हैं। विकास की नींव अगर कटिहार में किसी ने रखी है, कटिहार के विकास की नींव, उस नेता का नाम जनाब तारिक अहमद साहब है। एक गैर राजनीतिक सवाल, चूंकि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक महत्वपूर्ण भूमिका में हैं, व्यापारियों के भी दुख दर्द को आप समझते हैं। विगत 2 वर्ष जब कोरोना काल था, कई ऐसे व्यापारिक बंधु थे जो ऑडिट नहीं करा पाए, इसके बाद उन पर मनमाने तरीके से जुर्माना लाद दिया गया, टैक्सेस उन पर कर दिए गए। कहीं से भी आवाज तक नहीं आई इसके खिलाफ कि व्यापारियों को कुछ राहत दी जाए। क्या कहना चाहते हैं आप? आलोक जी, आपकी जानकारी में दे देते हैं कि पिछले वर्ष ही मैं महासचिव बना हूँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और मैं जब से बना हूँ तब से लगातार व्यापारियों के हितों की बात आप न्यूज़ में देखते होंगे, अखबारों में पढ़ते होंगे, और मैंने जितना पत्राचार किया है। आपको और भी एक बात बता देना चाहता हूँ कि कटिहार में जितनी भी प्रमुख ट्रेनें चलती थी, नहीं 2 साल तो बिजनेस किसी का हुआ नहीं, तो वो किस बात का टैक्स देंगे? टैक्स की बात ऐसी है ना, हमने इसके संबंध में उस समय उस पीरियड का टैक्स माफ भी हुआ है। जीएसटी क्या चीज़ का है आप समझिए पहले जी। खरीद बिक्री अगर कहीं होती है तो उसके ऊपर आपको उसका टैक्स लगना है। जब खरीद बिक्री नहीं हुई है तब नहीं लगता है। बीच में कई तरह की भ्रांतियां फैली थी। अभी जो आप मामला उठा रहे हैं वो मामला है कि 18-19 में जो परचेज हुआ था कोरोना काल आने से पहले, उस समय जिस समय भारत में जीएसटी लागू की गई थी, और ये जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स ये भी कांग्रेस का प्रस्तावित कांग्रेस ला रही थी पूरे देश में, ये प्रारूप बना था। उस समय भाजपा जो है इसका विरोध कर रही थी और आज भाजपा ने उसी को लागू किया। और सारा प्रपोजल सारा चीज तो कांग्रेस का बनाया हुआ, उसका परफॉर्मा सारा कांग्रेस का था। फिर धीरे धीरे सुधार होते गया। अभी भी कई तो अगर मुद्दे की बात करें, समय समय पर हम लोग भारत सरकार से संबंधित हो, जीएसटी से रिलेटेड कोई भी मामला हो। अभी एक मामला आया है मेरे संज्ञान में कि 17-18, 18-19 के बीच दरमियान में जो खरीद बिक्री हुई है उसमें कई बेचने वाले ने अपने पोर्टल पर उसको फीड नहीं किया, जिसके कारण टैक्सेशन का कुछ न्यूज का आ गया, बकाया आ गया, उस पर इंटरेस्ट आ गया, उसके बाद पेनल्टी लगी। जब ये व्यापारियों की शिकायत आई तो हमने संबंधित पदाधिकारी जीएसटी से रिलेटेड जो कटिहार में बैठते हैं उनसे मैंने बात की। उन्होंने कहा कि ये देखिए, ये उस वक्त तो इतना मतलब लॉगिन पर दिखाया नहीं जाता था पूरा, और जो है वो सही है, कोई गलत नहीं लिया जा रहा। हमने भाई व्यापारी पेनल्टी क्यों देगा? हमने पेनल्टी के विरोध में आवाज़ उठाई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि नहीं, पेनल्टी नहीं देने की ज़रूरत है। जो व्यापारी की यहाँ इस तरह की कोई नोटिस आई है तो वो जो बकाया राशि है और उसका जो इंटरेस्ट वो जमा कर दे, पेनल्टी हम लोग नहीं ले रहे हैं। अब आते हैं राजनीतिक बिंदु पर। जी, आगामी लोकसभा चुनाव की बात करें जी 2024 या आगामी विधानसभा चुनाव की बात जी 2000, जी इंडिया वर्सेस एनडीए जी के ये मुद्दे क्या हैं? इंडिया गठबंधन, आपके गठबंधन, बिहार में अब आपकी सरकार है, बिहार में अब आपकी सरकार है, जी।
जिन बातों के लिए आप बीजेपी को, एनडीए को घेरने का काम करते थे, विरोध करते थे, अब तो बिहार में आपकी सरकार है। चाहे व्यापारिक हितों की बात करें या जनहितों की बात करें, तो आगामी लोकसभा चुनाव में आपके क्या एजेंडे हैं, किन बातों को लेकर आप वोट मांगेंगे अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए? 2014 के बाद जब से भाजपा की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, देश में एक डर का माहौल व्याप्त हो गया। हर बंधु को डराया जा रहा है, हर भाई को ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हम लोग हिंदू को मुसलमान के नाम पर, मुसलमान को हिंदू के नाम पर भय का माहौल पैदा कर दिया गया देश में, कभी राम के नाम पर। उससे बचाना है, भाईचारा को बढ़ाना है। सबसे पहले तो ये जरूरी है, और इंडिया इसी के लिए बना है कि आपस में भाईचारा कायम रहेगा, तभी हमारा इंडिया बचेगा, हमारा इंडिया मजबूत रहेगा। झूठ चुनाव में कटिहार की जनता का मिजाज बदलाव चाहती है। जाति सर्वेक्षण बता दिया, जो जाति सर्वेक्षण प्रकाशित हुआ, जातीय जनगणना। हाँ हाँ, क्या जाति जनगणना पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो हकीकत है, जो बिहार की जाति की जो हकीकत है वो सामने आ गई। वो बता दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीमांचल के तमाम दर्शकों को, कोसी सीमांचल देशवासियों से क्या अपील करना चाहिए? विवेक में आके हम लोग अपना मतदान करेंगे। लोकसभा 24 के चुनाव में हम लोग धर्म और जाति से ऊपर उठ के अपना वोट कास्ट करेंगे, और सबसे से उम्मीद करेंगे कि हर अधिक से अधिक लोग जब ये महापर्व आएगा उसमें हम लोग हिस्सेदारी लें, भाग लें और अपने अधिकार का उपयोग करें। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।